स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताज कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्टार्ट पीजीटी कॉमर्स 2016 के 106 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन। हम अपनी हर वीडियो में करते हैं 5 क्वेश्चन। इससे पहले हम 2017, 18 और 19 का जो पीजीटी कॉमर्स का पेपर है, स्टार्ट पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर है, उसको हम फुली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर चुके हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइम पे मिल जाए। और अगर वो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और पीछे की वीडियोस को भी देखिए। जिनको पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको 2018 की जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। जल्दी ही आपको बाकी के नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे। और जो वीडियोस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं वो अपनी वीडियोस पे रहिए, ठीक है। वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। करते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल दी गई है 60,000, ड्राइंग्स दी गई है 5,000, एडिशनल कैपिटल 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड विल बी, ठीक है। अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है और प्रॉफिट पूछा गया है। प्रॉफिट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करके एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 90,000 की, प्लस करनी है ड्राइंग्स 5,000, टोटल हो गया 95,000। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000, बैलेंस आया 85,000, और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल 60,000 की, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 25,000, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, तो प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करनी है, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है, तो हमारा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द ऑब्लिगेशंस, देनदारियाँ, ऑब्लिगेशंस कहते हैं देनदारियाँ, यानी कि जो ड्यूज़ है कंपनी के, और डेब्ट्स जो कि उसे देने हैं, डेट एंड एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी भी समय उसे देने पड़ सकते हैं, फिर उसे पेमेंट करनी है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये अदर ऑप्शन में डिबेंचर, वो भी लाइबिलिटी साइड में आता है, कैपिटल भी और शेयर भी, तो ये तीनों ही करने हैं। तो यहाँ लाइबिलिटीज़ में हम जो है टिक कर देंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी एक ऑप्शन जो है सही नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, क्या नहीं तैयार करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो वो नहीं तैयार करती है। अब तैयार क्या करती है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करती है, जो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है और हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है और रियल अकाउंट के ऊपर बेस होता है। और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें एनपीओ में बनाई जाती हैं। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कौन से अकाउंट के ऊपर बेस होता है, कौन से रूल के ऊपर बेस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के बेस पे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के बेस पे होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत है वो कैश और बैंक की ओपनिंग बैलेंस से होती है और इसके लास्ट में क्या निकलता है, क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस निकलता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर को बनाने से डेफिसिट या सरप्लस हमारे पास आता है। इसके अलावा और क्या बातें हैं कि हम कैपिटल और रिवेन्यू नेचर की जो आइटम्स हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों ही नेचर के आते हैं, कैपिटल नेचर भी और रिवेन्यू नेचर भी। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब हम टर्म्स को लिखते हैं तो सिर्फ यानी कि ये कैश बेसिस पे तैयार होता है, वो एक्रूअल बेसिस पे। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ कैश बेसिस को ध्यान में रखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो कौन से पीरियड से रिलेट करती है आइटम, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, या फिर हमारे करंट ईयर की हो। तीनों ही आइटम्स को इसमें लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन उसमें इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ ये एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है, तो ये हमारा इसी साल की यानी कि करंट ईयर की आइटम्स को ही लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना, एक्रूअल बेसिस पे क्या तैयार किया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कौन से बेसिस पे तैयार किया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट को कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है। इसको बनाने से क्या निकलता है, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास निकलता है। इनकम एक्सपेंडिचर में दो साइड होती है, फर्स्ट साइड एक्सपेंडिचर साइड
और डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड इनकम साइड। और इसमें जो डेबिट साइड है वो रिसिप्ट की ही होती है, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट की होती है। ठीक है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल के ऊपर बेस होता है, ये रियल अकाउंट के रूल पे बेस होता है। वो कैश बुक की तरह होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक एंटरप्राइजेज इज डिफाइंड एज। पब्लिक एंटरप्राइज जो है उनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? पब्लिक यानी कि सार्वजनिक उपक्रम को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? मैं यहाँ पहले आपको ऑप्शंस दिखा दूँ सारे। देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे, फर्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती हैं, तो पब्लिक एंटरप्राइज में ये वाला नहीं सूट बैठता। एन ऑर्गेनाइजेशन विच केटर्स टू द नीड्स रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटीज़, उनकी एक संगठन जो लोक उपयोगिताओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये हो सकता है। लेकिन एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय पब्लिक, ये नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि पब्लिक कंपनी हो जाएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पज, ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है कि एक संगठन जिसका स्वामित्व और प्रबंध सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। ठीक, पढ़ते हैं थोड़ा प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पज, एक संगठन जिसका स्वामित्व और प्रबंध सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, हमारा पब्लिक एंटरप्राइज में आ जाएगा। देखिए पब्लिक एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है? पब्लिक एंटरप्राइज का मीनिंग होता है यानी कि जो पब्लिक के लिए काम करती है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो पब्लिक में से ही ली जाती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन और ये इसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में होती है, लेकिन पब्लिक की अथॉरिटीज़ होती है और पब्लिक पर्पज़ के लिए ही ये लोग काम करते हैं। Public enterprises means those enterprises which are established by the government and whose ownership and management are also in the hands of government. These enterprises are either entirely owned by the government और देयर मैक्सिमम ओनरशिप लाइज विद इट, यानी कि सारा का सारा भी सरकार का इसके ऊपर स्वामित्व हो सकता है या फिर मैक्सिमम पार्ट भी सरकार के अंडर आ सकता है। अब देखिए 3 तरह की होती है पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी इनमें से पब्लिक एंटरप्राइजेज नहीं है, तो जो से 3 हैं वो देख लेते हैं ना। फर्स्ट है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लिखे थे, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एंड इंडियन रेलवे। इनकी फॉर्मेशन, ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह है वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, लेकिन फिर भी ये पब्लिक पर्पज़ के लिए काम करते हैं। रेलवे जो है लोगों की सुविधा के लिए काम करता है, टेलीग्राम पोस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारा लोगों की सुविधा के लिए यानी कि पब्लिक पर्पज़ के लिए ही काम करता है। तो ये हमारे आ जाएंगे पब्लिक एंटरप्राइजेज में। सेकंड है स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन। देखो इसमें क्या होता है कि दीज आर एस्टैब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा या फिर संसद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पास करके इनको स्थापित किया जाता है। उस विशेष प्रस्ताव में ना इनको कैसे काम करना है या इनका उन डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे रिलेशन होगा वो सारा बताया जाता है। दीज कॉरपोरेशन आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट दे हैव द राइट टू गेट लोन फ्रॉम द पब्लिक। ऐसे तो सारा का सारा स्वामित्व तो सरकार का है, लेकिन ये अगर जब इन्हें पैसे की जरूरत होगी तो वो पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे हैं आरबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सेट्रा, ये हमारे यहाँ पब्लिक कॉर्पोरेशन में आ जाएंगे। थर्ड हमारा गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए था। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सभी को पता ही होता है ना, जिस कंपनी का 51 या फिर उससे ज़्यादा कम से कम 51 जो है वो सरकार के पास होना चाहिए। एक कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम ऑफ 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या तो केंद्र की सरकार के पास हो या राज्य की सरकार के पास हो या फिर पार्शली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या तो एक राज्य सरकार या फिर और उसका बचा हुआ पार्ट एक से ज़्यादा केंद्र सरकार और एक से ज़्यादा पार्ट राज्य सरकार के पास हो। ये हमारी गवर्नमेंट कंपनीज आ जाएंगी, हाँ गवर्नमेंट कंपनीज आ जाएंगी। और ये है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कोयल इंडिया लिमिटेड, ये तो हमारी नवरत्न कंपनी भी है, और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी। तो 3 हो गए हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के पार्ट। नंबर फर्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 इज कॉल्ड अप
एंड ₹6 इज़ पेड। एक कंपनी ने जिसका शेयर जो 10 रुपये का था, 8 रुपये कंपनी ने मंगा रखे थे और 6 रुपये जो पेड अप हो चुके थे, इस फॉरफिटेड, उसको फॉरफिचर कर लिया गया। स्टेट विद व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाएगा। देखिए जब ये फॉरफिचर की एंट्री करते हैं ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होता है, कोल्ड अप वैल्यू पर शेयर से। कोल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितने यहाँ पे 8 रुपये की, तो 8 रुपये से ये अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अदर ऑप्शन में है ₹6, ₹2, ₹10। आज की थी ये छोटी सी वीडियो, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर से एक बात बताना चाहूँगी, जिसको नोट चाहिए वो टेलीग्राम पे उसको नोट्स मिल सकते हैं, वहाँ पे भी PDF नहीं दी गई है, पिक्चर्स दिए गए नोट अपने इसके नोट्स के पिक्चर्स वहाँ पे दिए गए हैं। तो जिसको भी चाहिए है रिटर्न फॉर्म में नोट्स, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को सुन लीजिए, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बने रहे मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।